दोस्तों, मेरा नाम गोदराज है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैं राजस्थान के सीकर ज़िले से हूँ। दोस्तों, हमारे गांव में आरा मशीन बहुत ज़्यादा है, जहां पर पेड़ों की कटाई का काम होता है। मेरे पिताजी भी पहले आरा मशीन पर पेड़ काटने का ही काम किया करते थे और अब मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, तो मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम अपना लिया। दोस्तों, ये घटना उन दिनों की है जब मैं राजस्थान से हरियाणा में माल की डिलीवरी करने का काम किया करता था। क्योंकि मेरे गांव में आरा मशीन ज़्यादा थी, तो मुझे मेरे गांव में ही काम मिल गया था और मैं मेरे गांव की आरा मशीन से ही लकड़ियां भरकर हरियाणा में पहुंचने का काम किया करता था और अक्सर मैं माल की डिलीवरी शाम के समय ही लेकर निकलता था और फिर दूर से दूसरे दिन शाम तक मुझे जहां भी माल पहुंचाना होता था मैं वहां माल पहुंचा देता था। और उस दिन भी मैं ठीक हमेशा की तरह ही शाम के वक्त मेरे माल की डिलीवरी लेकर निकला था। अब मुझे सफ़र करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। धीरे धीरे शाम को ढलने के बाद रात हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि कोई अच्छा सा ढाबा देखकर कहीं पर खाना खाया जाए। और यही सोचकर कुछ दूर आगे चलने के बाद मुझे हाईवे के बगल में ही एक ढाबा नज़र आता है। ढाबे को देखकर मैंने ट्रक की रफ्तार को थोड़ा धीमे किया। दूर से दिखने में वो ढाबा काफ़ी ठीक ठाक लग रहा था, इसलिए मैंने उसी ढाबे पर खाना खाने का मन बना लिया और अपने ट्रक को उस ढाबे की पार्किंग में जाकर पार्क कर दिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही मैं ट्रक से उतरा और जब मैंने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा, तो मैंने देखा कि उस ढाबे पर कुछ ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। खैर, मैंने सोचा कि मुझे से तो सिर्फ खाना खाना है और यही सोचकर जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरे से पहले वहाँ पर कुछ और भी ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत और हंसी मजाक करने के बाद मुझे भी जो खाना था मैंने वो ढाबे वाले को ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर बाद वो ढाबे वाला मेरा खाना लेकर आ गया और इसके बाद मैंने खाना खाना शुरू किया। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र अचानक खाना खाते वक्त उस ढाबे के बाहर खड़े एक छोटे बच्चे पर गई। वो बच्चा बड़ी मासूम नज़रों से मेरी ओर देख रहा था। तभी मैं उस बच्चे की तरफ से अपना ध्यान हटाते हुए फिर से खाना खाने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद यही के आसपास का कोई बच्चा होगा। लेकिन खाना खाते वक्त एक बार फिर से मेरी नज़र उस बच्चे की तरफ गई और वो बच्चा अब भी मुझे एक टक देखे जा रहा था। इस बार जब मैंने उस बच्चे को गौर से देखा तो मुझे मालूम हुआ कि उस बच्चे ने शायद कोई स्कूल ड्रेस पहन रखी है और उसके कंधों पर पीछे की तरफ बैग भी लटका हुआ है। दिखने में वो बच्चा काफ़ी मासूम लग रहा था। तभी मुझे लगा कि शायद उस बच्चे को भूख लगी होगी और मैं एक बार उसके पास जाकर पूछने चाहा। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अभी रात का काफ़ी वक्त हो चुका है और इस वक्त ये बच्चा स्कूल ड्रेस और बैग के साथ यहाँ क्या कर रहा है। यही सोचने के साथ मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं ये बच्चा स्कूल से आते वक्त अपना रास्ता तो नहीं भटक गया और शायद ये अपने घर वालों की तलाश में इधर से उधर भटक रहा हो और कहीं ना कहीं इसके घर वाले भी इसे ढूंढ ही रहे होंगे। ये सब सोचने के बाद उस बच्चे के लिए मेरे मन में काफ़ी चिंता हो गई और साथ ही साथ उसका जो चेहरा था इतना मासूम था कि किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर तरस आ जाए। इसीलिए मैं अपना खाना बीच में ही छोड़कर उठा और उस बच्चे के पास जाकर उसे उसका नाम पूछा और वो उस वक्त वहाँ पर अकेला क्या कर रहा है ये भी उसे जानने की कोशिश की। और तभी जो मैंने पहले सोच रहा था वही जवाब उस बच्चे ने दिया। उसने मुझसे कहा कि वो स्कूल से आते वक्त अपने दोस्तों से बिछड़ गया है और अब उसके घर जाने में कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। यही बोलकर वो बच्चा थोड़ा मायूस हो गया, जिसके बाद मुझे उसके ऊपर काफ़ी तरस आया और उसके लिए बुरा भी लगा।
मैंने मन ही मन सोचा कि पता नहीं कितने टाइम से ये बच्चा भूख प्यास से यहाँ भटक रहा है। अभी मैं उससे खाने के लिए पूछने ही वाला था कि तभी अचानक से वो बच्चा बोल पड़ा, अंकल मुझे काफ़ी भूख लगी है। और ये सुनने के बाद मैं उस बच्चे को अपने साथ उस ढाबे पर लेकर गया और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बिठाया। पर वो बच्चा जो मेरी थाली में खाना था उसे नहीं खा रहा था। तभी मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तभी उस बच्चे ने मुझे जो उस वक्त कहा उसे सुनकर एक बार के लिए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी मुझे लगा कि कोई बात नहीं, बच्चे का मन है और सभी बच्चों का मन अक्सर ऐसा ही होता है। दरअसल उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे तो गुलाब जामुन, जलेबी और बर्फ़ी इनमें से कुछ खाना है। फिर मैंने उसे खाने के लिए कुछ गुलाब जामुन दिलवा दिए, पर जब वो बच्चा उन गुलाब जामुन को खा रहा था उस वक्त उसके खाने का तरीका देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। उसके खाने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं हो, या फिर ज़िंदगी में पहली बार उसने गुलाब जामुन खाए हों। फिर भी मैं सोचने लगा कि कोई बात नहीं, बच्चा है और सभी बच्चे बचपन में ऐसे ही होते हैं। खाना खाते वक्त मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा गांव कौन सा है बेटा। तभी उस बच्चे ने मुझे एक गांव का नाम लिया, पर मैं उस गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर जब मैंने उस ढाबे वाले से उस गांव के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर हाईवे के बगल में ये गांव है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके माँ बाप इस बच्चे के लिए परेशान हो रहे होंगे, क्यों ना मैं ही इसे इसके गांव छोड़ दूं। फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे बेटा। तो उसने हाँ में अपना सर हिलाया और उसके बाद मैं उस बच्चे को लेकर अपने ट्रक की तरफ चल पड़ा। फिर मैंने उस बच्चे को अपने साथ अपने ट्रक में बिठाया और हाईवे के बगल से जो उसके गांव के लिए रास्ता जा रहा था उस रास्ते पर अपने ट्रक को ले लिया। अब तकरीबन रात के 10:30 बज चुके थे और मैं उस अनजान रास्ते पर उस अनजान बच्चे के साथ अपने ट्रक को लेकर जा रहा था। अब मैं ट्रक को लेकर उस रास्ते पर काफ़ी दूर आ चुका था, लेकिन अभी तक भी मुझे उस रास्ते पर कोई भी गांव नज़र नहीं आया रहा था। इसीलिए मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा और कितनी दूर है तुम्हारा गांव बेटा। तभी वो बच्चा बस मुझे चलते रहने का इशारा करता है और अब वो रास्ता धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वीरान और सूना होता जा रहा था। मुझे तो उस रास्ते को देखकर आगे कोई भी गांव होने की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा इस सुनसान रास्ते पर कितनी दूर और है तुम्हारा गांव। तो इस बार अचानक से वो बच्चा बोल पड़ा, आगे जाकर एक शमशान घाट आएगा, बस मुझे वहीं पर उतार देना। और फिर उस बच्चे की बात सुनकर मैंने अपने हाथ में पहने घड़ी की तरफ अपनी नज़र घुमाई और समय को देखकर मुझे उस बच्चे की ये बात बहुत अजीब लगी। तभी मैंने कहा कि बेटा शमशान घाट पर क्यों, तुम्हारा घर कहाँ है बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही छोड़ देता हूँ। वैसे भी अब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो थोड़ी दूर और सही। खैर वैसे मुझे लेट तो बहुत ज़्यादा हो रही है और अब इतनी दूर मुझे वापस भी तो जाना है। अभी मैं उस बच्चे से ये सब बातें कह ही रहा था कि तभी उसने मेरी बात को बीच में काटते हुए बोला, तुम्हें वापस कहीं नहीं जाना है, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे जीवन के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। यह बोलकर वो बच्चा मेरी तरफ देखकर एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। इसी के साथ मैं थोड़ा डर सा गया, लेकिन उसकी बातों और उसकी मुस्कुराहट की से ज़्यादा मेरे डरने की वजह कुछ और ही थी। अभी तक वो बच्चा जो कुछ भी बातें मेरे से कर रहा था तो उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई आम बच्चा ही नहीं है।
लेकिन इस बार उसने जब अपना बोलने के लिए मुंह खोला तो मुझे एहसास हुआ कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि इस बार जब वो बोला तो बोलते वक्त उसकी बच्चों की जैसी आवाज़ नहीं थी, बल्कि वो बहुत भारी आवाज़ में बोल रहा था, जैसे कोई बड़ा आदमी बोल रहा हो। अभी बस मैं डर के मारे एकटक उस बच्चे को देख जा रहा था कि तभी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस बच्चे के मुंह से साइड के 2 दांत अपने आप ही होठों से बाहर निकलने लगे और उसका चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगा। एक वक्त के बाद उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कि भयंकर एक्सीडेंट में पीसने के बाद किसी का हो जाता है। ये सब देखकर मेरे हाथ पांव पूरी तरीके से फूल चुके थे। अब मेरे समझ में आ चुका था कि ये कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि कोई जिन या पिशाच या भूत है, और आज मैं इसके चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अब मुझे मेरे बचने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तभी मैंने ट्रक को रोककर वहाँ से भागने की सोची। अभी मैं भागने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो बच्चे के रूप में हैरान था। वो मुझसे बोलता है कि अंकल, आपने मुझे गुलाब जामुन तो खिला दिए, पर अब मुझे मांस खाना है अंकल, और वो भी इंसानी मांस। और फिर उसकी बातें ये सुनकर मैं पूरा पसीने से भीग चुका था और मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि ये हवान मुझे मारे या ना मारे, लेकिन कुछ ही देर में ट्रक कहीं पर ठुक जाएगी और मैं वैसे भी मारा जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे शरीर पर कुछ भी काबू नहीं था, और ना ही तो मैं अपने हाथ पर हिला पा रहा था और ना ही मुंह से कुछ बोल पा रहा था। बस मैं मन ही मन में भगवान को याद किया जा रहा था। तभी मैंने सोचा कि ये हैवान मेरे ट्रक में कैसे चढ़ सकता है, क्योंकि मैं तो मेरे ट्रक में हमेशा शंकर भगवान की मूर्ति रखता हूँ। तभी मैंने केबिन में, जहाँ पर मैं हमेशा मूर्ति रखता हूँ, उस तरफ नज़र घुमाई तो देखा कि वहाँ पर मूर्ति नहीं थी। और इसी के साथ ही मुझे याद आया कि मैंने पहले ही दिन मेरे ट्रक की सर्विस करवाई थी, और शायद इस दौरान सर्विस करने वाले ने मेरे ट्रक के अंदर से वो मूर्ति हटा दी थी। अब तो मैं बुरी तरीके से फंस चुका था। अभी मैं मन ही मन भगवान शिव को याद कर ही रहा था कि हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से कैसे भी बचा ले। तभी मुझे सामने से वहाँ पर एक पुलिस की PCR वैन दिखाई देती है, और ये देखकर मैं समझ गया था कि मेरे बचने का सिर्फ यही एक मौका है। इसीलिए मैंने भगवान का नाम लेकर अपने पूरे शरीर का जोर लगाया और ट्रक को रास्ते में ही वहीं पर सड़क के बीचों बीच घुमाकर रोक दिया। ये देखकर वो पुलिस की PCR वैन भी वहीं पर रुक गई और उसमें से कुछ 3-4 पुलिस वाले नीचे उतरे। मैंने भी नीचे ट्रक से उतरा और मेरे छलांग लगाते ही उस शैतान ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो पुलिस वाले मेरे काफ़ी करीब आ चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। इसलिए जल्दी जल्दी मेरी तरफ बढ़े और मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि भाई, क्यों भाई, शराब वगैरह पी रखी है क्या? ऐसे बीच रास्ते में गाड़ी कौन रखता है, हाँ, अभी इस तरह से? तभी मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि साहब, मुझे इस शैतान से बचा लीजिए। और फिर उन पुलिस वालों ने बड़े ही आश्चर्य के साथ मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, किस शैतान से बात कर रहे हो, हाँ? तभी मैंने उनसे कहा कि वही साहब जो ट्रक में केबिन में बैठा है। तभी पुलिस वालों ने ट्रक के केबिन की तरफ देखकर कहा कि केबिन में तो कोई भी नहीं है यार। तभी मैंने डर के मारे थरथराते हुए उन पुलिस वालों से कहा कि साहब, आप ठीक से देखिए, वो इसी के केबिन में बैठा है और मुझे जान से मारना चाहता है साहब। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने जवाब दिया कि भाई, केबिन में कोई भी तो नहीं है। फिर मैंने शुरू से लेकर अंत तक जो भी घटना मेरे साथ हुई वो सारी घटना उन पुलिस वालों को बताई। तभी उन पुलिस वालों ने, एक थोड़ी ज़्यादा उम्र के पुलिस वाले अंकल थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ गया और मैं तुम्हारी इस बात से सहमत भी हूँ। आज से कुछ साल पहले एक ट्रक वाले ने एक स्कूल के बच्चे को सड़क पर चलते वक्त टक्कर मारकर कुचल दिया था
और तभी से उस बच्चे की आत्मा उस रास्ते से गुजरने वाले कई ट्रक वालों को परेशान करती है। आज तो तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए, वरना कई ट्रक ड्राइवरों की तो लाश भी नहीं मिलती। और जिनका नसीब तुम्हारी तरह अच्छा होता है और जो बच जाते हैं वो बचने के बाद बिल्कुल तुम्हारी तरह की कहानी हमको ही सुनाते हैं। मैं कई सालों से इस थाने में नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस क्षेत्र में होने वाली इस तरह की सभी घटनाओं के बारे में जानकारी है। तभी मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि कृपया करके आप मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालिए। और फिर उस दिन उन पुलिस वालों की वजह से मेरी जान बच गई। ये वाक़या होने के बाद मुझे हमारे राजस्थान में कहीं जाने वाले बड़े बुज़ुर्गों की सिर्फ़ एक लाइन याद आ रही थी।